प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व। इतिहास की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वैसे तो माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की जिम्मेदारी किसी एक गुट या एक देश, एक राष्ट्राध्यक्ष की नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक जो पक्ष है वो अपने अपने तरीके से इस युद्ध की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष या दूसरे देश, पड़ोसी दुश्मन के ऊपर डालने पर उतारू था। हर देश का अपना जो गुप्तचर विभाग है वो सक्रिय था। उसने अपने तरीके से सारी सूचनाओं का संकलन किया और बाद में कई विद्वानों ने, जिनमें ज़्यादातर न्यूट्रल लोग थे, उन्होंने जब इसका निष्कर्ष निकाला तो ये सामने आया कि इस भयंकर युद्ध का जिम्मेदार किसी एक देश या एक राष्ट्राध्यक्ष को नहीं ठहरा करके सामूहिक जिम्मेदारी थी। सबने अपने स्वार्थों के लिए पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया। कुछ राष्ट्र पुरानी दुश्मनियां निकाल रहे थे, कुछ और अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, कुछ डिप्लोमेटिक जीत चाहते थे और कई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। तो इन सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश करते ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। कुछ ही समय पश्चात यूरोप और एशिया के कुछ अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गए। 7 अगस्त को मोंटेनीग्रो ने सर्बिया की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। 23 अगस्त को जापान ने 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि की शर्तों को पूरा करने तथा जर्मनी से बदला लेने के उद्देश्य से उसको अल्टीमेटम दे दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। 29 अक्टूबर 1914 ईस्वी को तुर्की ने बिना युद्ध की घोषणा किए रूस के काला सागर के बंदरगाहों पर बम वर्षा की, जिसके कारण 3 नवंबर 1914 ईस्वी को रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की के जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने से मित्र राष्ट्रों को काफ़ी चिंता हुई, क्योंकि उसके कारण स्ट्रेटस के मार्ग से रूस को युद्ध का सामान भेजना और रूस से अनाज प्राप्त करना कठिन हो गया। यह भी भय उत्पन्न हुआ कि तुर्की के सुल्तान के धार्मिक प्रभाव के कारण एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन क्षेत्रों के मुसलमानों का विद्रोह न हो जाए। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को इटली ने इस आधार पर तटस्थता की घोषणा की कि उसके मित्रों ने स्वयं ही युद्ध आरंभ किया है। फलस्वरूप तटस्थ रहकर इटली दोनों गुटों से लाभ उठाना चाहता था। उसकी तटस्थता की घोषणा के बाद से ही जर्मनी तथा मित्र राष्ट्र उसे अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में मित्र राष्ट्रों ने उसे 26 अप्रैल 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के द्वारा अपने गुट में सम्मिलित कर लिया। संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने उसे ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, दक्षिण टायरोल, गारिजिया, ग्रेडिस्का, इरिट्रिया तथा अल्बानिया द्वीप समूह पर इटली का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तथा इसके अतिरिक्त तुर्की के एशियाई क्षेत्र के एक भाग पर उसका प्रभाव स्थापित कर ने और अफ्रीका में जर्मन प्रदेश का कुछ भाग उसे देने का आश्वासन दिया।
उसके पश्चात 23 मई 1915 ईस्वी को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली के पश्चात बल्गेरिया को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया, किंतु बल्गेरिया 1913 ईस्वी के बाल्कन युद्ध में सर्बिया के समक्ष हार को नहीं भूला था। अतः उसने 14 अक्टूबर 1915 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे जर्मनी का पक्ष मजबूत हुआ। पुर्तगाल ने फरवरी 1916 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। इसके पश्चात 27 अगस्त 1916 ईस्वी को रोमानिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके मित्र राष्ट्रों का पक्ष मजबूत किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने तटस्थता की घोषणा की, किंतु अमेरिका के अधिकांश नागरिकों की सहानुभूति मित्र राष्ट्रों की ओर थी। जो जो युद्ध की अग्नि भड़कती गई, यह स्पष्ट होने लगा कि अमेरिका अपनी तटस्थता की नीति पर स्थिर नहीं रह सकेगा। युद्ध आरंभ होते ही मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका से अधिक अनाज एवं युद्ध सामग्री खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिससे अमेरिकी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ। कुछ समय पश्चात अमेरिका की व्यापारिक कंपनियों ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री खरीदने के लिए ऋण भी दिए थे। इन सभी कारणों से मित्र राष्ट्रों को विजयी बनाना जरूरी था। 1916 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण उसने जर्मनी से संधि कर युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर हो गई। दूसरा, अमेरिका का लुसिटानिया नामक यात्री जहाज़ जर्मन लोगों द्वारा डुबोने से अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध जनमत उबल पड़ा, क्योंकि इस जहाज़ में लगभग 1200 यात्री थे। 1916 में जर्मनी ने फ्रांस के एक यात्री जहाज़ ससेक्स को भी डुबो दिया, जिसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इस घटना के बाद 18 अप्रैल 1916 को अमेरिका की सरकार ने जर्मनी को चेतावनी दी, यदि वे अपना पनडुब्बी युद्ध तुरंत बंद नहीं करेगा तो अमेरिका की सरकार को उससे राजनयिक संबंध समाप्त करने पड़ेंगे। 31 जनवरी 1917 को जर्मनी की सरकार ने अमेरिका को सूचित किया कि 1 जनवरी 1917 ईस्वी से वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी जहाज़ों को जर्मनी द्वारा डुबो दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उन पर आक्रमण किया जाएगा। 1917 ईस्वी में जर्मनी ने 5 अमेरिकी व्यापारी जहाज़ों को डुबो दिया। इससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और उसने भी 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से युद्ध ने सही मायनों में विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। यह युद्ध ऐसा था जिसमें न केवल यूरोप के बड़े राष्ट्र शामिल थे, बल्कि जिसने उनके उपनिवेशों अफ्रीका, मिस्र, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को तथा अंतिम चरण में सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम को, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के गणराज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। संपूर्ण विश्व युद्ध के लिए 2 प्रमुख गुटों में बढ़ चुका था। मित्र तथा संयुक्त राष्ट्रों अलाइड एंड एसोसिएटेड पावर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, शाम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला आदि थे। और केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की मुख्य थे। तो इस प्रकार से युद्ध में सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थों से युद्ध में वो सम्मिलित हुए, लेकिन वास्तविक उत्तरदायित्व किसके ऊपर था, ये अब हम देखेंगे कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात शांति सम्मेलन के समय जीते हुए देशों ने 1919 ईस्वी में युद्ध के उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था, किंतु ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि युद्ध का उत्तरदायित्व किस राष्ट्र का था। यदि हम उस समय की व्हाइट बुक, ब्लू बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक आदि को देखें, जिन्हें क्रमशः जर्मनी व्हाइट बुक, इंग्लैंड ब्लू बुक, रूस
ऑरेंज बुक और फ्रांस येलो बुक प्रकाशित करवाया था, तो भी ये ठीक ठाक पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने युद्ध का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर न लेकर दूसरे राष्ट्र पर थोपा था। परंतु जब हम युद्ध के समय युद्ध के संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों के पत्र, डायरी, संस्मरणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध का दोष किसी एक राष्ट्र का न था, फिर भी दोष को क्रमबद्ध किया जा सकता है। प्रोफेसर फे ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को युद्ध करने के लिए उत्तरदायी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्ति संगत है। उन्होंने सभी राज्यों को किसी न किसी रूप से उत्तरदायी ठहराया है। सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और ऑस्ट्रिया को भी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। यदि वे अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता तो संभवतः राजकुमार फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के थे की हत्या न होती। इसके साथ ही फे ने लिखा है, युद्ध का आरंभ करने के लिए अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ऑस्ट्रिया अधिक उत्तरदायी था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए सर्बिया को युद्ध के द्वारा नष्ट करने का निर्णय लिया। अतः उसने सर्बिया के सम्मुख जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी जिनका पालन करना संभव नहीं था। इसके बाद भी उसने अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे समझौतों के प्रयत्नों को विफल करने के लिए सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में अनावश्यक शीघ्रता की। उसने स्वयं अपने मित्र जर्मनी द्वारा रूस से वार्ता करने और समझौता करने की सलाह की अवहेलना कर दी। अतः ऑस्ट्रिया की ही युद्ध प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार था। जर्मनी ने अपने सहयोग के आश्वासन से उसे और अधिक भड़का दिया था। इसी प्रकार रूस को सर्बिया के विनाश की संभावना ने उत्तेजित कर दिया, जिससे उसने अपनी सेना को सीमा पर भेजकर अपनी सतर्कता स्पष्ट कर दी। जर्मनी इस भुलावे में रहा कि वह युद्ध एक स्थानीय युद्ध ही बना रहेगा, क्योंकि वे इस समय इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस अपने अपने घरेलू झगड़ों में उलझे हुए थे। ऐसी स्थिति में जर्मनी स्थानीय युद्ध का लाभ उठा सकेगा, किंतु रूस की सैनिक कार्रवाई से जर्मनी भयभीत हुआ। फ्रांस ने रूस का अनुसरण किया, जिससे युद्ध को अब रोका जाना कठिन हो गया। यद्यपि युद्ध के लिए किसी भी देश की सरकार तैयार नहीं थी, परंतु कोई भी सरकार तनाव और संदेह के समय शिथिल नहीं रह सकती थी। वास्तव में किसी एक राज्य या पक्ष को युद्ध के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं है। इस समय विश्व की सभी शक्तियों ने संसार की शांति की अपेक्षा अपने स्वार्थों एवं महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया। बेल्जियम को छोड़कर कोई राज्य पूर्णतः निर्दोष नहीं था। वास्तव में राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गुटबंदी के कारण यूरोप में एक ऐसा विस्फोटक वातावरण तैयार हो चुका था जिसमें शांति को अधिक समय तक बनाए रखना संभव नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। विश्व के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व युद्ध था। इसमें 30 राज्यों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में विजेता और पराजित दोनों पक्षों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। इसके अतिरिक्त उन लोगों की संख्या भी कम नहीं थी जो शत्रु के दबाए हुए थे या घेरे हुए प्रदेशों में कष्ट सहन करने के कारण मर गए। संपत्ति के विनाश की दृष्टि से भी ये युद्ध अभूतपूर्व था। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। इस युद्ध में नवीनतम एवं विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग किया गया। टैंकों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों के द्वारा भयंकर विनाश किया गया, जिसमें सामान्य नागरिक भी नहीं बच पाया। राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे। इसके फलस्वरूप यूरोप के 3 प्राचीन राजवंश, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, जर्मनी का होहेंजोलर्न और रूस का रोमेनॉफ राजवंश समाप्त हो गए। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी जनतंत्रात्मक सरकारों ने सफलता प्राप्त की और युद्धोपरांत उपयुक्त 3 राज्यों का पूर्वी तथा मध्य यूरोप में विलोप हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये युद्ध का समापन हुआ। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।